नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन सेशन। आज हम करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में जो खेती किसानी होती है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर जो गाँव है उसमें खेती करने के लिए जो लैंड है वो फिक्स है। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिनके आधार पर पालमपुर गांव में खेती होती है, जैसे कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स है आपका। उसके अलावा इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इसके अलावा दूसरा जो आपका टॉपिक है इसमें यह बताया गया है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से एक ही खेत में एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि लैंड इज फिक्स्ड का क्या मतलब है। कि लैंड जो है फिक्स यानी कि स्थिर है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो कृषि का कार्य है वो एक मुख्य कार्य है जहाँ पे लोग जो है अपनी जीविका के लिए मेनली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं। 75% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि पालमपुर गांव की जो लगभग 75% जनसंख्या है वह अपनी जीविका यापन के लिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंड करती है, यानी कि निर्भर है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, यानी कि ये जो 75% लोग हैं पालमपुर विलेज के, या ये तो फार्मर्स हो गए यानी कि किसान होंगे, और या तो कुछ लेबरर्स होंगे यानी कि जो मजदूर होते हैं, खेतों में काम करने वाले होते हैं वो होंगे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेल बींग ऑफ दीज पीपुल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन दी फार्म्स, यानी कि ये जो लोग हैं इनका जो कल्याण है या इनकी जो जीविका सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ये पूरी तरह से फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि फार्म प्रोडक्शन पर ही निर्भर हैं, खेती पर ही निर्भर हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ बाधाएं भी हैं फार्म प्रोडक्शन को लेकर के, या कुछ कह सकते हैं कि समस्याएं भी आती हैं लोगों को कृषि से संबंधित कार्यों में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिकुलरली फिक्स्ड, यानी कि जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड एरिया होता है, जुताई के लिए या फसल उगाने के लिए जो लैंड एरिया होता है, लोगों के पास में ज़मीन होती है वो फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 के बाद से पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कि 1960 के बाद से लैंड एरिया जो है वो लगभग फिक्स है। कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है, और 1960 के बाद से लैंड एरिया में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि जितनी थी उतनी ही अभी भी है। बाई देन, और तब से सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, यानी कि कुछ ऐसी वेस्ट लैंड थी जैसे कि बंजर भूमि है या कुछ ऐसी ज़मीन गांव में रहती है जहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं, तो गाँव की उन ज़मीनों को भी लोगों ने खेती करने के योग्य बना लिया है। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation, यानी कि जो नई लैंड उन्होंने तैयार की है जो अभी तक कृषि के कार्य में इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन उसको भी लैंड एक्सपेंस करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में शामिल कर लिया है। तो इसके अलावा उनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि लैंड एक्सपेंस कैसे करना है, तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया कि जो वेस्ट लैंड थी उसको भी उन्होंने एग्रीकल्चरल या प्रोडक्शन लैंड में कन्वर्ट कर लिया है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, यानी कि जो ज़मीन की नापजोत होती है या ज़मीन को मापा जाता है वो हेक्टेयर में मापा जाता है। दो इन द विलेजेस यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंठा, etc, यानी कि जो पालमपुर में हम देखते हैं या अन्य जगह पे देखते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेजर करने की वो है हेक्टेयर, लेकिन डिफरेंट गांव में हम जाते हैं तो लैंड को जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें वो लोग मेजर करते हैं। कुछ लोग बीघा में नापते हैं, कुछ लोग गुंठा में नापते हैं। इसी प्रकार से हर एक लेवल पे लगभग इनका नाम चेंज होता रहता है। कुछ लोग बीघा कहते हैं, कुछ लोग गुंठा कहते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। अब इसमें यह बताया गया है कि 1 हेक्टेयर होता कितना है। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, 100 मीटर उसकी एक साइड है, तो उस स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड का होल स्क्वायर। तो अगर हम 1 हेक्टेयर बराबर निकालें तो 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर आएगा, यानी कि
1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर के होता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विथ द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो अब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हों, अगर आपको उस स्कूल का जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, या पूरा स्कूल जितने में बना हुआ है, अगर उसका आपको एरिया पता हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर अगर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है तो आपके एरिया, आपका जो स्कूल है उसका एरिया कितना है और वो कितने हेक्टेयर का है। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, या इसमें ये बताया गया है कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है जिससे हम एक ही ज़मीन से एक से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जो पालमपुर में क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता है और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पालमपुर में, तो उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेम पैटर्न है जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट में एग्रीकल्चर होता है, सेम पैटर्न पालमपुर में भी फॉलो किया जाता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, का पालमपुर में जितनी भी ज़मीन है उसको कल्टिवेट किया जाता है, यानी कि उस पर खेती की जाती है, उसको जोता जाता है, बोया जाता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल, और किसी भी लैंड को बेकार में नहीं छोड़ा जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के समय में लोग खरीफ की फसल बोते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी कि जो बरसात का समय होता है उसमें लोग जो है ज़्यादातर खरीफ की फसल बोते हैं, जिसमें ज्वार और बाजरा को उगाते हैं खेतों में। खरीफ की ये फसल है आपकी बो जाती है लगभग जुलाई अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच में, मतलब जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और जो खरीफ की फसलें हैं उसमें ज्वार और बाजरा, ये इसमें बताया गया है कि वो लोग पालमपुर में ज्वार और बाजरा रेनी सीजन में बोते थे। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और जो ज्वार और बाजरा से जो उनको अनाज प्राप्त होता था उसके बाद में जो प्लांट बचता था उसको वो लोग एक प्रकार से जानवरों के खाने के लिए उसको कतर करके या घास के रूप में जानवरों के खाने के लिए रख देते थे, या उनके पास में जानवरों को खिलाने के लिए वो प्लांट्स का वो लोग उपयोग करते थे। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर और दिसंबर में ये लोग फिर जो है आलू की खेती करते थे, आलू बो देते थे। फ्राम इन द विंटर सीजन में वो लोग क्या करते थे, रबी की फसल बोलते थे। फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट, अब रबी की फसल किस सीजन में बो जाती है, ये लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और फिर आपको मार्च अप्रैल के आसपास इसको काट लिया जाता है। रबी की जो मुख्य फसल है उसमें इसने बताया है कि व्हीट प्रोड्यूस करते थे वहाँ के लोग। फ्राम द व्हीट प्रोड्यूस्ड, जो व्हीट उनका प्रोड्यूस होता था या खेतों से जो लोग व्हीट पैदा करते थे, फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज, यानी कि जो भी व्हीट उनको खेतों से प्राप्त होता था उसको अपने लिए कुछ बचा के रख लेते थे, यानी कि फैमिली के कंजम्पशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए कुछ हिस्सा गेहूं का बचा के रख लेते थे, और जो एक्स्ट्रा बचता था, जो सरप्लस होता था, उसको वो लोग रायगंज के मार्केट में बेच देते थे। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन व्हिच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी कि उनके पास में जो खेती होती थी उसका एक हिस्सा वो लोग गन्ने की खेती के लिए सुरक्षित रखते थे, और वो गन्ने की खेती जो है वो साल में एक बार करते थे। शुगर केन इन इट्स रा फार्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और जो गन्ना होता था या तो गन्ना पूरा का पूरा बेच देते थे या गन्ने से वो लोग गुड़ बना लेते थे, फिर गुड़ को फिर वो लोग शाहपुर के मार्केट में बेचते थे। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि अगर हम देखें कि जो पालमपुर के फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो एक ही साल में हमने देखा कि रेनी सीजन में वो खरीफ की फसल बोते थे, विंटर सीजन में वो लोग रबी की फसल बोते थे, खरीफ में वो लोग ज्वार बाजरा बो देते थे, विंटर में वो गेहूँ बोते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर लैंड वो शुगर केन की क्रॉप के लिए भी रखते थे, यानी कि गन्ना भी वो लोग पैदा करते थे। और
गन्ने को वो लोग गुड़ के रूप में या गन्ना सहित बेच देते थे रायगंज के मार्केट में। फिर उन्होंने क्या किया, अगर हम देखें कि जो मेन रीज़न है कि पालमपुर के लोग एक ही साल में 3 डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगा पा रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो है इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था। यानी कि पालमपुर में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग एक ही साल में 3 फसल को उगा सकते थे या उगा पाने में सक्षम थे। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली की भी व्यवस्था थी और जल्दी ही बिजली आ गई थी गांव में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और बिजली आने से क्या हुआ, जो इरिगेशन का सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि पहले अगर गांव में आप देखें तो उसका इस्तेमाल इंजन का इस्तेमाल किया जाता था जो डीजल से चलता था, लेकिन इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है। बिजली आने से क्या होता है कि बिजली वाले बोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पंप्स जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं खेतों में, उनकी वजह से भी खेतों की सिंचाई होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरिगेशन पर्पज के लिए। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Perfumes wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. इसमें ये बताया गया कि परफ्यूम व्हील का पहले इस्तेमाल किया जाता था कुएं से पानी खींचने के लिए, और फिर उनको छोटे छोटे खेतों में पहुंचाया जाता था सिंचाई के लिए। टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। पीपुल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स। यानी कि लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं कुड इरिगेट, यानी कि बिजली से जो चलने वाले ट्यूबवेल हैं वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते थे और इफिशिएंटली कवर कर सकते थे सिंचाई के। यानी कि हमने देखा कि पहले के जो लोग थे पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल करते थे या डीजल वाले इंजन का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से छोटे छोटे खेतों को ही वो लोग सींच पाते थे, क्योंकि उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी और उसकी जो इफिशियंसी थी, यानी कि बहुत कम मात्रा में ही लोग खेत की सिंचाई कर पाते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स आ गए हैं गांव में, तो जो इरिगेशन एरिया है, लैंड एरिया है जहाँ पे सिंचाई होती है, वो पहले की अपेक्षा में लैंड एरिया बढ़ चुका है। यानी कि अब जो है ज़्यादा खेतों में सिंचाई हो पा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल जो है इनकी इफिशियंसी ज़्यादा हो गई है। फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे गाँव में। Soon, however, farmers started setting up private tubewells। और जल्दी ही जब गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स गाँव में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद जो फार्मर्स थे गांव के, उन्होंने अपने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। और इसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि जब अच्छी मात्रा में या लगभग काफ़ी सारे लोगों के पास में जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपना अपना प्राइवेट ट्यूबवेल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, तो इससे इसका क्या परिणाम हुआ कि जो लगभग 200 हेक्टेयर ज़मीन थी वो पूरी की पूरी सींची जाने लगी। यानी कि अब जो है लगभग हर खेत तक पानी पहुंच रहा था। नॉट ऑल विलेजेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो पालमपुर में सिंचाई की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था इंडिया के लगभग हर एक गांव में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, यानी कि जो ऐसे प्लेन्स या ऐसी ज़मीन या लैंड जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, कोस्टल रीजन्स हैं इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। या ऐसे लैंड जो नदी के किनारे हैं या तटों के किनारे हैं, समुद्र तट है या नदी का कोई किनारा है, उसके किनारे पे जो ज़मीन है, लैंड है, वो अच्छी मात्रा में सींची जाती है। इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू। अब यहाँ पे प्लेट्यू रीजन के पठारी जो क्षेत्र होते हैं, पठारी मैदान होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो इरिगेशन का पर्पज़ है या इरिगेशन का लेवल जो है वो बहुत कम है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस दैन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो भी कल्टीवेटेड लैंड एरिया है, यानी कि वो लैंड एरिया जिसमें लोग खेती करते हैं, उसमें अभी भी लगभग 40%
से कम ही खेत ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपरली इरिगेशन होता है, यानी कि प्रॉपरली सिंचाई की व्यवस्था या सिंचाई पहुँच पाती है। इन द रिमेनिंग एरियाज, और बाकी के जो बच जाते हैं क्षेत्र 60% फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि 40% खेतों तक ही हम ये ट्यूबवेल से या दूसरे माध्यम से सिंचाई कर पाते हैं। बाकी के जो बचे हुए खेत हैं उनमें सिंचाई के लिए इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है रेनफॉल पे, यानी कि वर्षा के पानी में, बारिश के पानी में। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। इसमें यह बताया गया है कि एक ही लैंड है और उसमें एक से ज़्यादा जो हम क्रॉपिंग करते हैं या एक से ज़्यादा जो हम फसल उगाते हैं उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फसल, यानी कि एक ही खेत है आपका और उसमें एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाते हो तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ये एक कॉमन तरीका है जिसे लगभग हर एक फार्मर इस्तेमाल करता है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर में जितने भी किसान हैं लगभग कम से कम 2 फसल तो उगाते ही हैं एक साल में। मनी आर ग्रोविंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 15 से 20 सालों से कुछ किसान ऐसे हैं जो 2 फसल के अलावा आलू की खेती भी करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक फिगर दिया हो गया है। इस फिगर में आपके व्हीट है, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो। ये आपका व्हीट है यानी गेहूँ की फसल, बाजरे की फसल, गन्ने की फसल और ये आलू की फसल के बारे में बताया गया है। डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिनको पालमपुर के लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।